So here we are going to study government budget. That is chapter 12, I guess. Sorry, not chapter 12, chapter 10. थर्ड लास्ट चैप्टर का 2 चैप्टर और बचेगा. बहुत इजी चैप्टर है. 2 पेज में मैंने ये 2, एक ये और एक ये, इतने में नोट्स बनाया है. इतने में हम ट्राई करेंगे वेल कंप्लीट. इतने में तो हो जाएगा. बहुत सिंपल चैप्टर. बस एक चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत बेसिक भी है और आई होप पता होना चाहिए. नहीं पता तो मैं बता दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है. एसेट, लाइबिलिटी, 2 चीज़. इस दोनों का मतलब पता होना चाहिए और सेंस पता होना चाहिए. एसेट क्या होता है? जो मेरी पूंजी है, जो मेरे एसेट है जिससे मुझे पैसा मिल रहा है या फिर जो मुझे पैसा दिला सकती है. एसेट को एक तरीके से याद रखो, पॉजिटिव चीज़ है ये. और लाइबिलिटी नेगेटिव. कुछ भी बोले ना कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है, तो उससे यहाँ ये सोचना कि पॉजिटिव है नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब इससे पैसा आएगा या फिर नहीं. जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लेट सपोज गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है, तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग एसेट है या लाइबिलिटी है? तो वो एसेट है क्योंकि वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है. उस बिल्डिंग को रेंट दे सकती है, बिल्डिंग को बेच के पैसा ले सकती है या फिर बिल्डिंग में कुछ काम करवा सकती है, कुछ फैक्ट्री डलवा सकती है, वो पैसा आएगा. लेकिन लाइबिलिटी का एक बेस्ट एग्जांपल याद रखो कि लोन एक लाइबिलिटी है. अब लोन मैंने लिया 100 करोड़ का, मैंने बैंक से लोन लिया, तो मेरे को पैसा तो मिला है, लेकिन मैं देखूंगा, इसका सेंस समझूंगा तो ये मेरी लाइबिलिटी है, तो ये मेरे को चुकाना पड़ जाएगा. मैं किसी का कर्जेदार रह जाऊंगा. मैं कर्जेदार बोलेंगे ना, हाँ, मतलब मैं किसी का आभारी रह जाऊंगा एक तरीके से. मैं किसी की तरफ आंसरेबल रहूंगा कि हाँ मुझे ये रीपे करना है. रीपेमेंट का केस आएगा लाइबिलिटी में. लेकिन एसेट में नहीं. उसे मैं बेचूंगा या फिर उसको कुछ यूज करूंगा तो उससे मेरा इनकम ही बनेगा. तो ये था एसेट एंड लाइबिलिटी बेसिक. अब चलो एक चीज़ और बताता हूँ, एक और एग्जांपल. कार क्या है? कार मेरे लिए एसेट है, लाइबिलिटी है? तो कार, मैंने बोला ना, एसेट एक पॉजिटिव चीज़ है, लाइबिलिटी नेगेटिव चीज़. एक और डेफिनेशन बताता हूँ. एसेट वो चीज़ है जो मेरे जेब में पैसा दिलवा रहा है, जिससे मेरे को पैसा मिलेगा. लाइबिलिटी वो है जिससे मेरे जेब से पैसा जा रहा है. आउट ऑफ मनी गोज आउट ऑफ माई पॉकेट एंड मनी कम्स इन माई पॉकेट. ये कम्स इन माई पॉकेट पॉजिटिव ही है और आउट ऑफ पॉकेट नेगेटिव ही है. तो कार क्या है? अगर कार मेरी पर्सनल है तो ये है तो एसेट, क्योंकि ये एक तरीके से मैं इसे यूज कर रहा हूं. तो इसका सेंस समझो कि मैं इसे डेली लाइफ में यूज करूंगा या फिर कमर्शियल पर्पज से भी यूज करूंगा, तो ये तो मेरे को एक पॉजिटिव चीज ही दिला रहा है ना. लेकिन ये डेप्रिशिएटिंग होगा, क्योंकि समय के साथ कोई भी मशीन, कोई भी चीज डेप्रिशिएट करती है ना, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, तो ये डेप्रिशिएटिंग रहेगा. लेकिन इसे बोलेंगे एसेट ही. लेकिन अगर कार है, मेरी पर्सनल है और ये मेरी पूरी हो चुकी है, तो एसेट है. लेकिन अगर ये लोन पे है, इसकी ईएमआई मेरे को भरना है या फिर इसका मेरे को कुछ रिपेयरिंग कराना है, कुछ टूटा फूटा है, तो वो चीज़ मेरे को लाइबिलिटी है, क्योंकि उस समय मेरे को तो पैसा देना पड़ जाएगा ना. ठीक है. और कार अगर ये पर्सनल ना हो, कि पर्सनल भी 2 है, या तो अगर पूरी मेरी है, पूरा मैंने खरीद लिया है, पैसा वैसा सब चुका रखा है, तो वो एसेट है लेकिन डेप्रिशिएट होता रहेगा, डेप्रिशिएटिंग है. लेकिन अगर वो है ही लोन पे, ईएमआई चुकाने हैं, ईएमआई भरने, तो वो लाइबिलिटी कहलाएगा. लोन लाइबिलिटी रहेगा. अब दूसरा, कार अगर कमर्शियल पर्पज के लिए है, जैसे उबर, ओला, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो कार मेरे लिए एसेट है, क्योंकि उस कार चला के मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ. तो सेंस अपने को समझना है. तो एसेट लाइबिलिटी समझ में आ गया ना, इससे पूरा केस समझ में आ जाएगा. अब देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट बजट क्या होता है? इट इज द एनुअल, एक पहली चीज तो एनुअल बजट साल में एक बार आता है. कौन सी डेट को अभी बताऊंगा. ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कीवर्ड है, इसको याद रखना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि पूरे साल में हमने कितना पैसा खर्च किया या फिर कितना पैसा आया, दोनों चीज उस स्टेटमेंट में दोनों रहेगा. शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. जितनी चीज मैंने अंडरलाइन किया सब समझाता हूं. एस्टिमेट आइटम वाइज मतलब हर आइटम का एस्टिमेट किस चीज का, हर आइटम का एस्टिमेट किस चीज को लेके. रिसीट भी और एक्सपेंडिचर भी. एक्सपेंडिचर तो समझ में आता है कि ये एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, मतलब खर्च. तो एक्सपेंडिचर खर्च होता है. रिसीट किसको बोलते हैं? रिसीट एक तरीके से पॉजिटिव चीज समझो. रिसीट वो होगा जहां पे पैसा मेरे को आ रहा है. ठीक है. जब पैसा मेरे को आ रहा है तो उसको रिसीट से मैं जोड़ रहा हूं, पॉजिटिव. और एक्सपेंडिचर जो मेरा पैसा जा रहा है, खर्च. ठीक है. हाँ ठीक है. रिसीट को बस इतना समझो कि ये एक पॉजिटिव चीज है, कि मेरे को रसीद मिल रही है, मेरे को पैसा कहीं से आ रहा है. अब वो किस सेंस में आ सकता है, भाई एग्जांपल दूंगा. ठीक है. तो हर आइटम का एस्टिमेट देखना है, एस्टिमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. एक फिस्कल ईयर में, जैसे हमारा एक ईयर कैसे होता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक.
लेकिन फिस्कल ईयर जो होता है ना 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये चलता है 31 मार्च तक अगले साल के। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और अगले साल के 31 मार्च तक चलेगा, तो पूरा 365 दिन हो गया ना। तो एक फिस्कल ईयर इतना होता है, याद रखना है। और जो मैंने बोला था कि बजट साल में एक ही बार आता है एनुअल, तो वो आता है 1 फेब को। अब देखो गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 2 ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। हर साल गवर्नमेंट बजट आता है तो एक ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। मैंने इसको ज़्यादा एलेबरेट नहीं किया क्योंकि इसे एलेबरेट करने में ना अपना लॉजिक यूज़ करके बस लाइन बनाने हैं कि द गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, gives the budget annually. One of the objective of annual budget is of government budget is to reallocate the resource to get the better outcome या फिर to get the better results. It reallocate the resource between rich and poor. रिच एंड पुअर याद रखना तो हो जाएगा। रीएलोकेट द रिसोर्स पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम, ये भी वही है पहले से रिलेटेड कि इनकम में जो इनइक्वालिटी है इसको रिड्यूस करना है। तो कभी देखते हैं ना बजट में, इस साल के बजट में इस चीज़ में टैक्स बढ़ा दिया है, यहाँ सब्सिडी ज़्यादा कर दिया है, तो बजट में ही तो वो सब पता चलता है। दूसरा ये है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम, जैसे बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच, जो अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगाओ और जो पुअर हैं उनको सब्सिडी दो। सब्सिडी मतलब कि 900 का सिलेंडर है तुमको 700 में ही दे रहे हैं, 200 रुपये सरकार उसका उठा लेगी, तो ये होता है सब्सिडी, फाइनेंशियल हेल्प। तो 2 समझ आ गया है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम। अब गवर्नमेंट बजट कितने तरीके के होते हैं, मतलब सॉरी, अब बजट के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो 2 कंपोनेंट होते हैं। मैंने बोला था ना कि बजट जो है गवर्नमेंट बजट, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किस चीज का, आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, या रिसीट को मैं ये भी कह सकता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, मतलब एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर ही है, तो रिसीट को इनकम भी बोल सकते हो। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो रिसीट और एक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रिसीट बोले या मनी रिसीट बोले या सिर्फ रिसीट बोलो, एक रिसीट या एक्सपेंडिचर। तो पहला चीज तो ये कि एक चीज याद कर लेना है, रिसीट मतलब पॉजिटिव चीज, मतलब जहां भी पैसा मेरा बन रहा है, और एक्सपेंडिचर मतलब नेगेटिव चीज, मतलब जहां भी मेरा पैसा खर्च हो रहा है। रिसीट क्या है, रिफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसीट फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन अ ईयर, और ये कौन सा ईयर है, फिस्कल ईयर। तो रिसीट क्या होता है, एस्टिमेटेड मनी रिसीट मतलब जितने पैसा आ रहा है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, किसी भी सोर्सेज से सरकार को एक साल में, और ये एस्टिमेटेड मनी एक्सपेंडिचर, एक साल में हमारा जो मनी एक्सपेंडिचर पैसे खर्च हो रहा है हर सोर्स को लेके एक साल में, उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। अब रिसीट जो है 2 तरीके का होता है, एक रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। ठीक है, रिसीट 2 तरीके, पहले तो बजट के 2 कंपोनेंट है, एक रिसीट और एक एक्सपेंडिचर। ये यहीं से याद कर लेना है हमें। ये पॉजिटिव होता है इनकम आ रहा है, ये नेगेटिव होता है इनकम जा रहा है। अब रिसीट के भी 2 कंपोनेंट है, एक्सपेंडिचर के भी 2 होंगे, तो पहले इसके 2 देखो। एक तो है रेवेन्यू रिसीट, एक है कैपिटल रिसीट। अब क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट आर दोज रिसीट विच नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि रिसीट एक पॉजिटिव चीज है जिसमें पैसा आ रहा है। अभी तक हमने 2 ये केस समझे थे जिसमें मैंने बोला था पूरा चैप्टर समझ में आएगा। एक है एसेट, एक है लायबिलिटी। तो हाँ, तो 2 चीजें थी और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रिसीट, जो कि पॉजिटिव चीज है, जो कि इनकम ला रहा है, पैसा ला रहा है। तो रेवेन्यू रिसीट में मैंने वो पढ़ा कि रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होते हैं जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करेंगे और ना ही एसेट को रिड्यूस करेंगे। तो ये बताओ कि रिसीट मतलब पैसा आना, मतलब पॉजिटिव चीज, तो एसेट बढ़ेंगे, मतलब एसेट बढ़ने का क्या मतलब है, एसेट खरीदना या फिर एसेट कम होना, मतलब एसेट बेचना, दोनों में से क्या होगा जो सरकार का इनकम होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि एसेट अगर मैं कुछ खरीद रहा हूं तो इनकम कैसे होगा, खरीदने पर तो मेरे को पैसा देना पड़ता है ना। एसेट खरीदना एक अच्छी चीज है कि मेरे पे एसेट बढ़ रहा है, मेरी संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन पैसा यहां देखना है कि पैसा जा रहा है आ रहा है, बस इसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल समझो कि गवर्नमेंट ने कोई नया एयरपोर्ट खरीदा, तो एयरपोर्ट खरीदना तो एक तरीके से एसेट है, लेकिन वो पैसा जा रहा है, मतलब सरकार की जेब से जा रहा है, तो ये तो एक तरीके का एक्सपेंडिचर हो गया ना गवर्नमेंट का। एयरपोर्ट खरीदना एक्सपेंडिचर है। तो यहां तो हम रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहे हैं जो कि पैसा आना। तो लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट के पास कोई एयरपोर्ट है और गवर्नमेंट उसको बेचना चाहती है, तो गवर्नमेंट ने अगर बेच दिया तो उससे तो पैसा आएगा ना।
तो पैसा आ गया, तो ये है रिसीट। और एयरपोर्ट बेचना क्या होगा, एसेट को कम करना, क्योंकि पहले एयरपोर्ट सरकार का था तो एयरपोर्ट एक एसेट था, लेकिन उसको बेच दिया तो एसेट कम हो गया और इससे रिवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, तो जब भी एसेट बेचूंगा, इससे मेरे को ये समझ में आता है ना कि जब भी एसेट कम होगा मतलब एसेट बेचूंगा तो ये रिसीट आएगा। दूसरा लायबिलिटी पे समझो, अब लायबिलिटी बढ़ेगा या कम होगा तो रिसीट होगा क्या। पहले लायबिलिटी बढ़ेगा समझता हूँ। लायबिलिटी बढ़ने का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी से लोन लेना, कि मेरे को रीपे करना है, ये मेरे नेगेटिव चीज है। तो अगर लोन मैं किसी से लूंगा तो मेरे पे पैसा आएगा या जाएगा, मैं लोन ले रहा हूँ ना तो मेरे पास तो पैसा आएगा, और पैसा आना मतलब एक तरीके का पॉजिटिव चीज है। अब लोन से आ रहा है उसको यहाँ छोड़ दो, लेकिन पैसा तो आ रहा है ना, तो ये रिसीट में जाएगा। ठीक है, तो लायबिलिटी बढ़ना चाहिए रिसीट के लिए। अब लायबिलिटी कम करने का मतलब कि मैंने किसी से लोन ले रखा था और मैं उसे रीपे कर रहा हूं। अगर मैंने किसी का लोन ले रखा था, उधार ले रखा था, उसको वापस दे रहा हूं, ये तो लायबिलिटी मेरा कम हो रहा है ना, लेकिन पैसा जा रहा है, तो ये तो उल्टा हो गया। तो रिसीट का मतलब होता है पैसा आना। तो रिसीट का मतलब पैसा आना, तो जब भी एसेट कम होगा या फिर लायबिलिटी बढ़ेगा, ये इमेजिन वाली चीज है तो इसको इमेजिन करके याद कर लो। एसेट कम होगा या फिर लायबिलिटी बढ़ेगा तो मेरे को रिसीट मिलेगा, मतलब मेरे को पैसा आएगा। ठीक है, इतना समझ रहे हो ना, रिसीट मतलब पॉजिटिव चीज, पैसा आना। एसेट अगर कम होता है मतलब सरकार के पास कोई बिल्डिंग थी, कोई प्रॉपर्टी थी, उसको बेच दिया, अगर बेच दिया तो वो तो एसेट था ना, वो कम हो गया, लेकिन बेचा तो पैसा आया। तो ये पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा लायबिलिटी बढ़ना मतलब, हाँ तो एसेट हमने समझ लिया कि एसेट जब भी कम होता है तो मेरा रिसीट बनता है। लायबिलिटी का देखते हैं, लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो रिसीट बनेगा, ये केस याद रखना है। और ना याद रहे तो खुद सोच के देख लेना कि एसेट बढ़ने से मेरा पैसा आ रहा है, मतलब रिसीट आ रहा है, या फिर कम होने से, अपने आप समझ आ जाएगा। तो एसेट का तो मैंने एग्जांपल दिया, लायबिलिटी का सोचो। लायबिलिटी बढ़ने पे बोल रहा हूँ तो मुझे सिर्फ बोलने से मत मानो, सोच के देखो। लायबिलिटी बढ़ना मतलब कुछ नेगेटिव चीज बढ़ना। नेगेटिव चीज मतलब लायबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल लोन याद रखना है। लायबिलिटी मतलब लोन याद रखना है। तो लोन मैं ले रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि ये मेरा उधार है, ये मेरे को रीपे करना होगा बाद में, तो ये तो मेरा लायबिलिटी हो गया ना। लेकिन इसका इफेक्ट देखो, भले ही मेरा उधार है, मेरे को वापस देना पड़ेगा, लेकिन इससे मेरे को पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिलना एक तरीके से रिसीट हुआ। तो एसेट कम होना या लायबिलिटी बढ़ना रिसीट कहलाता है। लेकिन रिवेन्यू रिसीट मेरा वो टाइप का रिसीट है जिसमें ना तो मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा, क्रिएट होगा, और ना तो एसेट कम होगा। ठीक है, ऐसे रिसीट को रिवेन्यू रिसीट बोलूंगा। एग्जांपल दूंगा। और कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जिसमें या तो मेरा लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या एसेट रिड्यूस हो जाएगा। ये तो मुझे पता है ना कि लायबिलिटी बढ़ने पे या फिर एसेट कम होने पे मेरा रिसीट मिलेगा, है ना। लायबिलिटी या तो बढ़े या एसेट रिड्यूस हो, एसेट कम हो, तो मेरे को रिसीट मिलेगा, मेरे को पैसा आएगा। लेकिन रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जिसमें इन दोनों से कुछ नहीं होता है, फिर भी पैसा आता है। एग्जांपल दूंगा अभी। लेकिन कैपिटल रिसीट वो होता है जिनमें से दोनों में से कुछ एक होगा और तब पैसा आता है। एक और इसका फीचर समझो, रेवेन्यू रिसीट जो होता है रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब ये बार बार होता है, एक बार से ज्यादा होता है, होते रहता है। एग्जांपल दूंगा ना तो सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। कैपिटल रिसीट वो होता है जो कि नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, ये एक बार हो लिया तो हो लिया, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं आपको। रेवेन्यू रिसीट में मैंने क्या बोला, जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करेगा ना एसेट रिड्यूस करेगा। तो एग्जाम्पल होता है टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट में क्या क्या आते हैं, दो तरीके के, या तो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मेरा इनकम है तो इनकम पे मैं अपना इनकम टैक्स देता हूँ। मेरा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ। मैं दुकान से कुछ सामान खरीद रहा हूँ, उस पर जीएसटी टैक्स देता हूँ। तो ये सारे मैं टैक्स दे रहा हूँ ना, तो टैक्स अगर मैं दे रहा हूँ तो सरकार को तो पैसा आ रहा है, पैसा आना मतलब रिसीट। अब कौन सा टाइप का रिसीट, रेवेन्यू या कैपिटल। तो रेवेन्यू वो होता है जिसमें ना तो लायबिलिटी क्रिएट हो ना एसेट रिड्यूस हो। तो अब बताओ कि मैंने सरकार को पैसा दिया, टैक्स दिया, चाहे दुकान से खरीदने में वो वाला इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी है, या फिर इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स जिसे मैं डायरेक्ट टैक्स बोलता हूँ। तो ये पैसे, ये टैक्स वाला पैसा सरकार को मिलने पे सरकार का कोई लायबिलिटी बढ़ा नहीं बढ़ा, एसेट बना नहीं बना। ऐसा थोड़ी है कि पैसा दिया तो सरकार की बिल्डिंग एक बढ़ गई, या फिर ऐसा थोड़ी है पैसा दिया तो सरकार का एक लोन निकल गया, या मतलब सरकार को एक लोन मिल गया तो लायबिलिटी बढ़ गया। एसेट और लायबिलिटी पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो ये यहाँ प्रूफ हो जाता है। दूसरा रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग है, हाँ है। टैक्स एक बार दे दिया तो खत्म हो गया क्या, नहीं, हर महीने देना है। ठीक है, और नॉन टैक्स एग्जांपल दूं तो जैसे कोई फीस है, मेरे को कुछ रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ फॉर्म भरना है, या
किसी योजना में पार्टिसिपेट करना, तो बहुत सारी फीस देते हो ना गवर्नमेंट का, या फाइन जैसे पेनल्टी हो गया, चालान वगैरह हो गया, तो ये सारे मेरे नॉन टैक्स रिसीट हो गए। अब यहाँ फिर सोचो कि फाइन दे रहा हूँ या फिर फीस दे रहा हूँ, तो इससे कुछ एसेट लाइबिलिटी बढ़ कम हो रही है क्या? नहीं हो रही है। ये दो तो और एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देखो तो दो और एग्जाम्पल होते हैं नॉन टैक्स में, इसको भी याद रखना, मतलब याद रखना। एक होता है एस शीट। एस शीट का मतलब होता है कि कोई ऐसा बंदा जिसका कोई मतलब डिसेंडेंट नहीं है, मतलब उसका कोई बेटा बेटा नहीं है, तो अगर कोई वारिस ना हो, मतलब उसका कोई डिसेंडेंट नहीं है, हिंदी में लिखा कि याद रहे, कोई डिसेंडेंट ना रहे, तो और उसने किसी को ये भी, उसने कुछ प्रॉमिस भी ना किया कि मेरे बनने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इसको दे देना, तो अगर ऐसा कुछ वादा नहीं है और ना उसका कोई डिसेंडेंट है, तो उसके सारे जो एसेट है, जमीन है, घर है, जायदाद है, जो भी है, वो सरकार रख लेती है। तो सरकार के पास फिर से पैसा आया ना, लेकिन ये तो कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट कर नहीं रहा है, फिर रिड्यूस कर रहा है। और दूसरा फॉरफीचर। फॉरफीचर क्या होता है? जो कोर्ट के द्वारा पेनल्टी लगाई जाती है। कोर्ट ने मेरे को बोला कि कल कोर्ट में हाजिरी करना है मेरे को, और मैं वहां नहीं गया, तो कोर्ट मेरे पे पेनल्टी लगाएगी, तो उसे बोलते हैं फॉरफीचर। तो यहाँ भी देखो, ना कोई एसेट बना, सॉरी ना कोई, कहाँ गया, ना कोई एसेट रिड्यूस हुआ और ना लायबिलिटी क्रिएट हुआ। तो ये है रिवेन्यू रिसीट। ठीक है, अब इसको मैंने दो अलग अलग, रिवेन्यू रिसीट के दो एग्जांपल क्या थे? एक तो टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट। नॉन टैक्स का तो मैंने दो एग्जांपल यहाँ बता दिया। टैक्स रिसीट का भी बता दिया जो टैक्स होता है, लेकिन इसको टैक्स को मैं दो भाग में बांट सकता हूँ ना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स से आया हुआ रिसीट डायरेक्ट टैक्स रिसीट, और इनडायरेक्ट टैक्स से आया हुआ रिसीट इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट, ITR और DTR। इसका भी कुछ है कि इसका भी मतलब कुछ पॉइंट्स है, उसको ध्यान रखना। सिंपल है, समझने वाला ही है। डायरेक्ट टैक्स का जो रिसीट होता है, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है, कांट शिफ्ट, और इसका जो बर्डन है शिफ्ट हो सकता है। मतलब मेरी इनकम है तो उसका टैक्स मुझे ही पे करना होगा, मुझे करना होगा ना, मैं किसी और को बोलूंगा कि कर दे तो करेगा? नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। मेरी इनकम है, मुझे पे करना होगा, तो बर्डन शिफ्ट हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एक बेस्ट एग्जांपल याद रखना, GST। अब इसका बर्डन तो शिफ्ट मैं डेली कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो, सब कर रहे हैं। मैंने कुरकुरे खरीदा तो उसमें मैंने GST दिया, मैंने क्या डायरेक्ट सरकार को दिया? नहीं, मैंने दुकान वाले को दिया। दुकान वाले ने होलसेलर्स खरीदा था तो दुकान वाले ने होलसेलर को दिया, और होलसेलर ने सरकार को दिया। तो जो सबसे ऊपर बैठे उसने सरकार को दिया, बाकी नीचे वाले तो अपने ऊपर ऊपर को मतलब शिफ्ट करते जा रहे हैं ना बर्डन। मैंने दुकान वाले पे शिफ्ट कर दिया कि भाई मैंने GST तेरे को दे दिया है, 5 रुपए के चिप्स पे 1 रुपए GST मान लो, तो मैंने दे दिया है, बाकी तू से दे दे, तू सरकार को दे दे। वो कहेगा मैं तो मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चरर को दे दूंगा अपना GST, वो सरकार को देगा, तो बर्डन शिफ्ट हो रहा है ना। ठीक है, एग्जाम्पल इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स दो याद रखना, और यहाँ GST याद रखना। तीसरा पॉइंट, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। जैसे जैसे मेरा प्रॉपर्टी बढ़ेगा या फिर इनकम बढ़ेगा तो मेरा टैक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा इनकम तो ज्यादा टैक्स। तो ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, और ये प्रोपोर्शनल इन नेचर, मतलब जितने प्रोपोर्शन में मैं सामान खरीदूंगा उस प्रोपोर्शन में मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। ज्यादा सामान खरीदूंगा तो ज्यादा GST, कम सामान पे कम GST, है ना। तो ये याद रखना है, ये हमने समझ लिया। और कैपिटल रिसीट का समझ ही लिया था, जिसमें या तो लायबिलिटी क्रिएट हो या फिर एसेट रिड्यूस हो, नॉन रेकरिंग होता है। एग्जांपल बता देता हूँ, समझ आ जाएगा। बोरोइंग और रिकवरी ऑफ लोन, दो एग्जांपल ही याद रखो, अपने आप हो जाएगा। बोरोइंग मतलब उधार लेना, उधार मैंने लिया तो इन दोनों से कुछ हुआ क्या? एसेट कम हुआ? नहीं, उधार तो एसेट में आता ही नहीं, उधार तो लायबिलिटी में आता है। और उधार लिया तो क्या हुआ? लायबिलिटी बढ़ा, मेरे को रीपे करने का मेरे पे एक वो आ जाएगा ना, एक बोझ कि हाँ मेरे को रीपे करना है, तो लायबिलिटी बढ़ा ना। तो बोरोइंग एक तरीके का कैपिटल रिसीट हो गया, क्योंकि डेफिनेशन ही है जिसमें या तो क्रिएट हो लायबिलिटी या रिड्यूस हो एसेट। तो हाँ, ये लायबिलिटी क्रिएट होने का एग्जांपल बोरोइंग है। रिकवरी ऑफ लोन, देखो लोन को रिकवर कर रहा हूं मैंने, मतलब मैं सरकार हूं और आप कोई आदमी हो, सरकार ने लोन दे रखा था, मतलब मैंने आपको लोन दे रखा था, मोदी सरकार ने किसी को लोन दे रखा है और उसे वो रिकवर कर रही है, तो पैसा आ रहा है, ठीक है आ रहा है। तो एक तो पहले ये देखना कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, तभी वो रिसीट कहलाएगा। तो यहाँ बोरोइंग करने में भी पैसा आ रहा था, क्योंकि मैंने उधार लिया तो पैसा तो आ रहा है ना, लेकिन ये क्या है? लायबिलिटी मेरा बढ़ा रहा है, तो ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन में, लोन में रिकवर कर रहा हूं, मैंने लोन दे रखा था, मतलब सरकार ने लोन दे रखा था और अब वो उसे वापस ले रही है, तो वापस ले रही है तो पैसा तो आ रहा है, तो रिसीट तो है। लेकिन क्या ये कैपिटल रिसीट है? कैपिटल रिसीट के लिए क्या होना पड़ेगा? या तो एसेट रिड्यूस या लायबिलिटी इंक्रीज। तो लोन रिकवर कर रहा हूं तो ये तो है पॉजिटिव चीज, सोचूंगा मैं। बोरिंग नेगेटिव था तो हाँ ये लायबिलिटी के अंडर भी गया, मैंने अभी बताया। लोन अपना रिकवर कर रहा हूं, मैंने किसी को लोन दे रखा था, पैसे वापस ले रहा हूं उससे, तो मेरे को तो यहाँ कुछ है ही नहीं कि यार बाद में मेरे को रीपे करना होगा या फिर कुछ, या मेरे को यहाँ पे नेगेटिव चीज दिख रही है। नहीं, ये तो अच्छा है कि मैंने पैसे दे रखा था भाई तुझे, तो तू मेरा पैसा वापस कर रहा है।
तो है तो ये रिवेन्यू, मतलब है तो ये रिसीट। लेकिन ये सोचो, जब तक सामने वाले बंदे ने मेरे को लोन वापस नहीं किया था, जब तक लोन मैंने रिकवर नहीं किया था, तब तक वो मेरे लिए एसेट था कि तू मेरा एसेट है, तू भागीदारी है कि तू मेरे को वापस पैसा वापस करेगा। तो मेरा एक तरीके का वो एसेट था कि इससे तो मेरे को पैसा आना बना है, मतलब बन रखा है, ये तो मेरे को पैसा वापस करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने लोन रिकवर कर दिया तो अब वो फ्री हो गया है, अब वो मेरे तरफ आंसरेबल नहीं है कि भाई मेरे को तो सरकार को पैसा वापस करना है, तो वो तो फ्री हो गया। तो अगर वो फ्री हो गया तो मेरा एक एसेट कम हो गया ना, तो एक एसेट कम हो गया, तो रिकवरी ऑफ लोन ऐसे समझना थोड़ा रिकवरी ऑफ लोन को। और कुछ ना समझ में आए तो प्लीज बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा सिंपल और तरीके से। डिस इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन मार्क लगा है। डिस इन्वेस्टमेंट क्या है, एक कैपिटल रिसीट में आएगा, और आएगा तो दोनों में से किस केस में आएगा। तो देखो, इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने कुछ कंपनी में इन्वेस्ट किया पैसा, तो वहां तो अब देखो इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, रिसीट आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, बताओ। एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही पता चलता है इन्वेस्ट करना मतलब कहीं पैसा लगाना है। ये एक अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज। लेकिन मेरे को तो ये पहली चीज तो यही देखनी है कि पैसा जा रहा है या आ रहा है, अच्छी बुरी बाद में। तो इन्वेस्टमेंट करने में पैसा जाता है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई मेरे को 20% स्टेक दे दे कंपनी में, मैंने इन्वेस्ट किया उसके कंपनी में, लेकिन 20% स्टेक के लिए उसने उतने का पैसा लिया मेरे से, तो पैसा जा रहा है, तो ये तो है एक्सपेंडिचर में। वो एक्सपेंडिचर आएगा ना, तब उसका भी सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन डिस इन्वेस्टमेंट, मैंने 20% किसी कंपनी का स्टेक खरीद रखा था, लेकिन अब मेरे को पैसे की जरूरत पड़ रहा है, तो मैंने बोला कि भाई मेरा स्टेक तू वापस ले और मेरे को मेरा पैसा वापस दे दे। तो पैसा वापस मिल रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, तो है तो रिसीट, ठीक है। रिवेन्यू है या कैपिटल है? कैपिटल वो होगा जिसमें इन दोनों में कुछ हो रहा होगा। तो मैं देख लेता हूं, जब तक इन्वेस्ट मैंने कर रखा था वो मेरे लिए एक एसेट था, है ना। लाइबिलिटी क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने वहां पे इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ रीपे करना है, मैंने तो इन्वेस्ट कर रखा है, तो मेरे को वहां से प्रॉफिट मिल रहा है, तो था तो ये मिले एसेट। लेकिन जैसे मैंने डिस इन्वेस्ट कर दिया तो मैंने अपना शेयर छोड़ दिया और पैसा ले लिया, ठीक है। लेकिन शेयर छोड़ने से मेरा एसेट भी तो गया। 20% शेयर ले रखा था तो मेरे लिए एसेट था ना, लेकिन अब वो मेरा शेयर चला गया उस कंपनी से, अब मेरे पे कोई शेयर है ही नहीं उस कंपनी का, तो वो मेरे लिए रिडक्शन ऑफ एसेट है। तो है तो ये कैपिटल रिसीट, और इन दोनों से भी किसके अंडर आएगा, तो एसेट रिडक्शन के अंदर आएगा। ये भी मैंने समझाया अच्छे से। रिसीट हो चुका है, रिवेन्यू और कैपिटल दो। अब एक्सपेंडिचर और सिंपल रहेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर में भी दो वही आता है, रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू क्या है? रैकरिंग। रिवेन्यू रैकरिंग होता ही है, यहां भी रिवेन्यू रैकरिंग था। अच्छा, रिवेन्यू रैकरिंग था एक चीज, ठीक है। रिवेन्यू क्या क्रिएट कर रहा था या फिर रिड्यूस कर रहा था? नहीं कर रहा था, तो यहां भी नहीं करेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगा ना एसेट रिड्यूस करेगा। यहां मैं बोलूंगा ना तो एसेट क्रिएट करेगा और ना लाइबिलिटी रिड्यूस करेगा। मैंने इसको ऑपोजिट कर दिया ना। क्यों किया? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना। अब बताओ, यहां फिर से सोचूंगा मैं, एसेट लाइबिलिटी, एसेट के बढ़ने से या कम होने से, क्या होने से मेरे को पैसा जाएगा? एसेट अगर कम होने का मतलब है, एग्जांपल में सोचूंगा कि एसेट कम होने के पहले एसेट है क्या, तो सरकार के पास कोई कंपनी है, सरकार के पास एक कंपनी है जो सरकार की है, उससे उसको पैसा आया जा रहा है, तो उसके लिए एसेट है। एसेट कम होने का मतलब है कि मैंने वो कंपनी किसी को बेच दिया, कंपनी बेच दिया, तो एसेट तो कम हुआ लेकिन मेरे को पैसा मिला। तो नहीं, ये तो फिर रिसीट आ गया ना, ये तो पैसा आ रहा है, तो इसको हटा दो। अब एसेट बढ़ने का एक एग्जांपल सोचता हूँ। एसेट बढ़ना मतलब कोई प्राइवेट कंपनी थी, टाटा है प्राइवेट कंपनी, और टाटा ने बोला कि भाई मोदी जी आप मुझसे कंपनी ले लो। तो मोदी जी बोलेंगे हाँ ले लेते हैं, मेरा एसेट तो बढ़ जाएगा, ये कंपनी मेरे अंडर आ जाएगी, तो इस कंपनी का प्रॉफिट सब मैं मजे करूंगा उससे। तो एसेट तो बढ़ रहा है, ठीक है। मोदी जी खरीद रही है टाटा से, तो मोदी जी को पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ रहा है, मतलब है तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है ना। तो एसेट बढ़ने से एक्सपेंडिचर होता है, पहली चीज। अब लाइबिलिटी का देखता हूं, तो ये देखो यहां पर लिखा भी है, एसेट क्रिएट और लाइबिलिटी। वैसे तो एक अगर क्रिएट हो गया तो दूसरा रिड्यूस ही होगा, अपोजिट ही रहता है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूं। रिड्यूस, ये क्रिएट होने पे एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, तो लाइबिलिटी रिड्यूस होने पे एक्सपेंडिचर होगा। लिख के ले लो, आप प्रूफ करता हूं। देखो, लाइबिलिटी रिड्यूस होना मतलब, लाइबिलिटी रिड्यूस होने की अच्छी चीज है। तो लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी का सबसे अच्छा तरीका है, मतलब मैंने किसी से बोरो कर रखा है, लोन ले रखा है, लोन ले रखा है, और लाइबिलिटी रिड्यूस होना मतलब लोन ले रखा है उसको मैं रिपे कर रहा हूं। तो अगर मैं लोन रिपे कर दूंगा तो मेरा लाइबिलिटी कम हो जाएगा। पहले ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी था कि मेरे को पैसा देना है, लेकिन जैसे ही मैंने पैसा दे दिया ये लाइबिलिटी खत्म हो गया, तो लाइबिलिटी रिड्यूस तो हो रहा है। और लोन रिपे कर रहा हूं मतलब पैसा जा रहा है, और पैसा जाने का एक्सपेंडिचर होता है।
तो एक्सपेंडिचर तभी होगा जब एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी रिड्यूस होगा। ये केस मेरे को समझ में आ गया। हाँ, लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें ना तो एसेट क्रिएट होगा ना लायबिलिटी रिड्यूस होगा। एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सॉरी, हाँ, कैपिटल रिसीट क्या था? नॉन रेकरिंग था। नॉन रेकरिंग था ना, तो ये भी नॉन रेकरिंग रहेगा। कैपिटल वाला नॉन रेकरिंग, रेवेन्यू वाला रेकरिंग। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का दूसरा क्या है? कैपिटल रिसीट का दूसरा क्या था कि यहां तो या तो लायबिलिटी क्रिएट होगा या एसेट रिड्यूस होगा। तो यहां लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं होता, यहां पे क्रिएट एसेट होता है और लायबिलिटी रिड्यूस होता है। और अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब मैं देख रहा था तो यहां पे दोनों में से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पे अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो या तो एसेट इंक्रीज होगा या फिर लायबिलिटी रिड्यूस होगा, दोनों में से कुछ तो होगा ही। एग्जाम्पल देखूंगा, अपने आप समझ आएगा मेरे को। पहले रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल दिखाता हूं। पेमेंट ऑफ सैलरी, नाम मैंने बोला, पेमेंट ऑफ सैलरी एग्जाम्पल बोला। सबसे पहले देखना है ये एक्सपेंडिचर है या रिसीट है, उसके बाद देखूंगा कि एक्सपेंडिचर का कौन सा तरीका है। पहले तो एक्सपेंडिचर है भी या नहीं है। तो एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना, रिसीट मतलब पैसा आना। सैलरी पे कर रहा हूं तो पैसा तो दे रहा हूं ना, तो ठीक, एक्सपेंडिचर तो है। लेकिन रिवेन्यू है या कैपिटल है? रिवेन्यू के लिए रेकरिंग भी होना चाहिए। अच्छा, कभी इससे ना समझ, वैसे तो इससे समझ में आना चाहिए क्योंकि ये लॉजिक है। यहाँ पे आपको याद नहीं, यहाँ आपको खुद समझना पड़ेगा। अच्छा, एसेट क्रिएट होने से और लायबिलिटी रिड्यूस होने से क्या एक्सपेंडिचर होता है? तो हाँ, होता है। वो एग्जांपल से आपको याद करना पड़ेगा, उस समय रटना है ही नहीं ये। लेकिन इससे कभी टाइम भी लगे ना तो आप इससे भी समझ लो। क्या सैलरी वन टाइम है, नॉन रेकरिंग है? नहीं, रेकरिंग है, क्योंकि ये तो बार बार मेरे को देना पड़ेगा हर महीने। और इससे क्या हो रहा है? लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, फिर एसेट क्रिएट हो रहा है। तो ये मेरा, अच्छा सॉरी, इससे क्या हो, इससे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, रिपेमेंट ऑफ सैलरी, क्योंकि ये रेकरिंग है। तो इससे मेरा एसेट क्रिएट, लायबिलिटी रिड्यूस हो भी रहा है? नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे कि चलो एसेट क्रिएट तो किसी एंगल से हो ही नहीं रहा है। एक सेकंड के लिए कोई बोल सकता है कि लायबिलिटी रिड्यूस तो हो रहा है। सरकार इस चीज के लिए आंसरेबल थी कि उसको हर महीने पैसे देना है, तो पैसा देना है, लेकिन सिर्फ देना नहीं, ये तो सरकार की रेगुलर ड्यूटी हुई। लायबिलिटी वहां समझना जहां पे रीपे वाली बात आएगी ना, वो ज्यादा अच्छा एग्जांपल कहलाता है लायबिलिटी का। सरकार ने बोरो किया था और फिर रीपे कर रही है, तो ये हुआ लायबिलिटी कम करना। लेकिन सैलरी तो एक डेली रूटीन, मतलब डेली नहीं, मंथली रूटीन है सरकार का। ये डेली जॉब है, मतलब रेगुलर जॉब है, तो इसे एसेट लायबिलिटी में नहीं गिनेंगे हम। तो ये हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने देखा भी कि ना तो एसेट क्रिएट होगा ना लायबिलिटी रिड्यूस होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होता है, यहाँ एसेट या तो क्रिएट होगा या लायबिलिटी रिड्यूस होगा। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ एसेट, कंपनी मान लो, परचेज ऑफ कोई कंपनी, तो कंपनी एक एसेट है। हाँ, तो परचेज करना एसेट का मतलब किसी कंपनी को परचेज करना मतलब एसेट बढ़ा। हाँ, बढ़ा, क्योंकि कंपनी तो खुद ही एक एसेट होती है। तो सिंपल एग्जांपल है। अब क्या इससे पैसा गायब है? क्योंकि एक्सपेंडिचर पैसा जाना चाहिए, तो हाँ, कुछ खरीदूंगा तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा ना। तो सिंपल एग्जाम्पल था, एसेट इंक्रीज का एग्जाम्पल है ये। रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी या फिर लोन बोल लो, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो मैंने किसी से लोन ले रखा था, उसको वापस दे रहा हूं। तो लोन जब मैंने वापस दे दिया तो मेरी लायबिलिटी कम हो रही है? हाँ, हो रही है, क्योंकि जब तक वापस नहीं दिया था मैं आंसरेबल था कि भाई मेरे को इसको तो पैसा देना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो ये तो लायबिलिटी है, मैं इसके लिए लायबिलिटी हूं अभी तक। लेकिन जैसे ही मैंने लोन दे दिया, मेरी एक लायबिलिटी कम होगी कि अब नहीं है, तब तू मुझसे नहीं बोल सकता कि पैसे दो, मैंने दे दिया, अब मैं फ्री हूं। तो लायबिलिटी कम तो हो रहा है और एक्सपेंडिचर भी है, क्योंकि लोन वापस कर रहा हूं तो पैसे ही तो दूंगा, एक्सपेंडिचर भी है। तो ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू आई होप समझ में आ गया होगा। एक चीज और रह जाता है, बजट। बजट कितने तरीके का होता है? बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट। बजट होता क्या है? एनुअल स्टेटमेंट ऑफ ऑल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम ऑफ ऑल सोर्सेज इन 1 ईयर। Annual financial statement showing item-wise estimate of receipt and expenditure during a financial year। हाँ, ठीक ही बोला मैंने। अब देखो, बजट बैलेंस कब होगा? जब एक्सपेंडिचर और रिसीट दोनों बराबर होगा। मतलब जितना खर्च कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? पैसा जा रहा है। रिसीट मतलब क्या? पैसा आ रहा है। बैलेंस मतलब क्या कि दोनों तरफ बराबर चीजें चल रही है। सरकार जितना एक्सपेंडिचर कर रही है उतना रिसीट भी कर रही है, मतलब उतना पैसा ले भी आ रही है अपने पास, तो ये बैलेंस होता है। सरप्लस, जहाँ पे एक्सपेंडिचर कम कर रही है, पैसा खर्च कम कर रही है और कमा ज्यादा रही है, तो रिसीट ज्यादा है। तो व्हेन रिसीट इज मोर देन एक्सपेंडिचर, रिसीट इज इक्वल देन एक्सपेंडिचर। इसमें
डेफिसिट मतलब नेगेटिव है, खर्च ज़्यादा कर रही है, कम रही है, रिसीट कम आ रहा है, तो एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट। सिंपल था, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब इन दिनों जो डेफिसिट पढ़ा ना हमने, ये डेफिसिट क्या होता है और ये 3 तरीके का होता है, तो इसको पढ़ना है। ये दो तो हम समझ गए, समझ हम इसको भी गए, लेकिन इसको और डीप पढ़ना है, बुक में दिया। डेफिसिट जिसको बजट का तीसरा टाइप है ना, तो इसलिए बजटरी डेफिसिट कह रहे हैं इसे। बजटरी डेफिसिट क्या होता है? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो टोटल रिसीट से, मैंने यहां वही बोला। या फिर ऐसे भी समझो कि जब गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा कर रही हो देन अर्न, व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंड मोर देन अर्न, मोर देन दे अर्न, मतलब वो जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्च ही कर रही है, तो वही मतलब हुआ ना। ठीक है, अब ये 3 तरीके का होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन आ सकते हैं। एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट का 3 तरीका है, मतलब 3 टाइप होते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या मतलब 3 तरीका है ना डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट का, एक रिवेन्यू, एक फिस्कल, एक प्राइमरी। तो रिवेन्यू है ना, तो रिवेन्यू से याद कर लेना। रिवेन्यू का 2 टाइप हमने पढ़ा ना, एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में और एक कहाँ गया, रिवेन्यू रिसीट में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या था? पैसा खर्च होना, मतलब बाहर जाना। रिवेन्यू रिसीट का मतलब क्या था? पैसा आना। डेफिसिट है तो पैसा खर्च ज्यादा हो रहा होगा या फिर पैसा आ ज्यादा रहा होगा, तो खर्च ज्यादा हो रहा है, तो पहले लिख देंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो ज्यादा हो रहा है वो। हाँ, मतलब इसका मतलब यही है कि रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जब सिर्फ रिवेन्यू को देखना, क्योंकि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसीट से ज्यादा है। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा खर्च करना, रिसीट का मतलब होता है पैसा आना। तो रिवेन्यू में ही जो पैसा खर्च हो रहा है, वो रिवेन्यू में ही जो पैसा आ रहा है उससे ज्यादा है। तो आई होप ये क्लियर है, नहीं भी हो, वैसे तो हो जाना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला भी ये भी याद रखना। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल मतलब हो जाता है कंप्लीट, यहां रिवेन्यू या कैपिटल का नहीं देखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट में क्या आ जाएगा? एक तो रिवेन्यू, सॉरी, टोटल रिसीट में ये दोनों आ जाएगा ना, रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब इसको टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि यही मिला के तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा। टोटल एक्सपेंडिचर ये दोनों मिलके हो जाएगा ना, माइनस टोटल रिसीट में क्या होगा? रिवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। ऐसे भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है अपने को। हाँ, लेकिन ये याद रखना, अगर कहीं क्वेश्चन दिया हो कि बोरोइंग इतनी है, तो बोरोइंग रिसीट में हमें नहीं जोड़ना है, बोरोइंग रिसीट से एक्सक्लूड करना है, बस याद कर लो। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में इंटरेस्ट का, वो फॉर्मूला तो एज इट इज अप्लाई करना, तो इसमें कुछ समझना नहीं है। और अगर फिस्कल डेफिसिट भी ना दिया हो, तो फिस्कल डेफिसिट का तो फॉर्मूला हमने यहां देखा, तो इससे निकालना है। और अगर दिया हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। इस पे कुछ क्वेश्चंस करना, मुझे बताना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। मैं क्वेश्चन यहाँ लाया नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा अगर कुछ ना आए तो। और ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट।